बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्दा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशद अली, एमफिल फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रमिया खान, फिजिक्स जोन की तरफ से चैप्टर नंबर 20 का लेक्चर नंबर है 2, एफएससी फिजिक्स सेकेंड ईयर सेकेंड पार्ट। सेकेंड लेक्चर जो है ना बेसिकली ALP सिलेबस का पहला आर्टिकल है। इससे पहला लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्टरी था, तो हम सेकंड लेक्चर का नाम जो है वो है बोर्ड्स मॉडल। बोर्ड्स मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है MCQs के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और इसके अलावा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो इससे बोहर मॉडल के 2 लेक्चर बनेंगे, एक नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 उसमें आ जाएगा। तो लिहाजा हम स्टार्ट लेते हैं। बोर्ड्स मॉडल जो है ना वो स्पेशली उसने कंसिडर किया था हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्या है ये हम जानते हैं, द सिंपलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पहला एलिमेंट है। और ये इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। एक प्रोटियम हाइड्रोजन एटम जो है ना, तो बेसिकली इस हिस्ट्री में एटम की थ्योरी के मुतालिक डेवलपमेंट हुई। इससे पहले एक रदरफोर्ड का मॉडल था जिसने ये पेश किया था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर मुश्तमिल है। डाल्टन थ्योरी थी, जॉन डाल्टन की, अरस्तु की थ्योरी थी। तो इससे पहले था कि इलेक्ट्रॉन जो ना वो न्यूक्लियस के गिर्द हैं लेकिन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। हम ये जानते हैं क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इमिट करता है। तो एक तो वो कंसेप्ट था जिसको बेहतर करना ज़रूरी था। दूसरा ये था कि देयर वर सम रेगुलरिटीज अमंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उनके फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में वो उसको एनर्जी मिले तो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, स्टेशनरी स्टेट में चला जाता है, और उसके बाद जब वापस लौटता है डी एक्साइटेड स्टेट में आता है तो फिर एनर्जी रेडिएट करता है। ये कुछ ऐसे मिले जुले फैक्टर थे जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। तो नील्स बोहर ये 1913 में एक उसने हाइड्रोजन का मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल फॉर्मुलेट किया। मॉडल एक थ्योरेटिकल, दूसरा मैथमेटिकल, यानी जिसको मैथमेटिक्स फार्मूले के जरिए उसको एक्सप्लेन किया जा सकता था। तो बेसिकली ये किसके लिए था? टू एक्सप्लेन द एम्पेरिकल रिजल्ट्स ऑफ रेडबर्ग का जो फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। तो ये मॉडल जो ना बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स पे भी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे भी मुश्तमिल है, यानी दोनों आइडियाज शुमार किए गए। क्वांटम थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी एटम के बारे में। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है चैप्टर नंबर 19 में, तो क्लासिकल थ्योरी से क्वांटम थ्योरी, फोटॉन थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, फिर वेव थ्योरी, फिर डुअलिटी थ्योरी, वेव डुअल थ्योरी, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा इसकी जो बुनियाद इस मॉडल की थी वो क्लासिकल फिजिक्स को भी टच था और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यानी मॉडर्न थ्योरी को भी टच था। तो इस लिहाज से इस मॉडल को हम सेमी क्लासिकल मॉडल कहते हैं। ये मॉडल जो है वो दोनों को टच लिए हुए, तो सेमी क्लासिकल मॉडल। अच्छा, अब हम चलते हैं इस पे कि इसके पास्टुलेट्स क्या हैं। पास्टुलेट्स हैं मफरूज़े फर्ज किए हुए, जो इसने फर्ज किए वो क्या थे। वो नील बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना हमेशा न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है और उसके साथ फिक्स्ड स्टेट में, स्टेशनरी स्टेट में वो मुसलसल न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो जो फिक्स्ड स्टेट्स हैं वो स्टेशनरी स्टेट्स कहलाती हैं या ऑर्बिट्स कहलाती हैं। तो an electron bound to the nucleus in an atom can move around nucleus in certain circular orbits without radiating। तो इसने पहले वाला मॉडल जो रदरफोर्ड मॉडल था उसको रिजेक्ट किया। वो कह रहा था कि चार्ज जब मूव करता है वो रेडिएट करता है, तो ये कहता है रेडिएट नहीं करता ना उसमें एडिशन करते हैं, ना मूव करते हुए ना वो एनर्जी रेडिएट करता है, एमिट करता है, ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए वो ऑर्बिट पहले से मुख्तलिफ था। These orbits are called discrete stationary states of atom। डिस्क्रीट से का क्या मतलब है? डिस्क्रीट का मतलब है फिक्स्ड सिंगल वैल्यू रखने वाला, जो चेंज ना होने वाला, डिस्क्रीट
डिस्क्रीट हमारी शख्सी जो ना अल्लाह ताला ने डिस्क्रीट बनाई है, या मुख्तलिफ चीज़ें डिस्क्रीट हैं सिंगल यूनिट की फॉर्म में। तो एक ऑर्बिट अगर है तो वो डिस्क्रीट है, दूसरा ऑर्बिट उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, तीसरा उससे मुख्तलिफ होगा, चौथा उससे मुख्तलिफ होगा, तमाम ऑर्बिट्स मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट कहता है कि वो स्टेशनरी स्टेट्स जो है जिनको हमने ऑर्बिट्स कहा हुआ है, तो वो कौन से ऑर्बिट्स होंगे जो मुमकिन हो सकते हैं कि हर जगह पे ऑर्बिट बना दें, जहाँ पे चाहे एटम सेंटर में उसके बाद एक दिल किया, यहाँ पे ऑर्बिट बन गया, दूसरा ये उसके करीब बन गया, तीसरा उसके करीब, या फिर एक यहाँ पे एक और इससे दूसरा और किसी जगह पे डिफरेंट फॉर्म में। वो कहते हैं ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of an electron is equal to integral multiple of h by 2 pi. h is a Planck's constant. तो सिर्फ वो स्टेशनरी स्टेट अलाउड है, वो मुमकिन है, एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव कर रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम की दो किस्में, एक ऑर्बिटल और एक स्पिन, ये हमने 5वें चैप्टर में पढ़ी थी। तो जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका, h by 2 pi। h जो ना प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो mvr हम जानते हैं ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। n जो ना वो इंटीजर है जिसकी वैल्यू हम देखते हैं कि 1 2 3 सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है, और h by 2 pi। तो जिनका रेडियस वेलोसिटी अगर ऐसा होगा कि इंटीजर मल्टीपल को फॉलो करे तो वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हर अपनी मर्जी से ऑर्बिट नहीं बना सकते, ये मैथमेटिकल फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। तो लिहाजा m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, और v जो है इसकी वेलोसिटी, r इसका रेडियस, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला पहला। अच्छा, अब तीसरा इसका पास्टुलेट है, तीसरा मफरूजा जो है वो कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए, सपोज करो एक ऑर्बिट है उसमें मूव कर रहा है, उसको एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो फिर वो उससे हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। जब वो वहां से कुछ देर स्टे करेगा और उसने फौरन फिर वापस लौटना है, और जब लौटेगा तो फिर एक एनर्जी फोटॉन इमिट करेगा जिसकी एनर्जी एच एफ के बराबर है। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन यानी जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट ई एन टू लोअर एनर्जी स्टेट, इसको हम कह लें ई पी, a photon of energy hf is emitted and vice versa। vice versa से मुराद ये कि अगर वो हायर से लोअर में है तो एनर्जी इमिट करेगा, लोअर से हायर में जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज उसमें है, इसलिए वाइस वर्सा। तो ये रिलेशन है, ये ई एन को नाम दिया गया हायर एनर्जी स्टेट, और ई पी उससे लोअर एनर्जी स्टेट। पी भी एक नंबर है और एन भी एक नंबर है, इंटीजरल नंबर। तो ये एच एफ इक्वल टू ई एन माइनस ई पी के बराबर। ये तीन इसके पास्टुलेट हैं, तीन मफरूजे हैं, कहाँ तक ये दुरुस्त हैं और कहाँ तक इनकी वैलिडिटी है। तो जब ये थ्योरी फॉर्मुलेट की गई थी उस वक्त तीसरे की तो फिजिबिलिटी थी, लेकिन पहले दो की कोई फिजिबिलिटी नहीं थी मॉडर्न फिजिक्स के हवाले से। तो जब हम समझते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, वो मिला तो फिर इसमें से इस सेकंड पास्टुलेट की कुछ कंफर्मेशन मिली। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के जरिए उस फॉर्मूले को यूज किया गया, तो ये हमें साबित हुआ कि ये पास्टुलेट इसका दुरुस्त है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। ये इसका सब आर्टिकल है इसी बोहर थ्योरी के हवाले से, डी ब्रॉगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। इंटरप्रिटेशन का मतलब है वजाहत, कि उसने बोहर्स ऑर्बिट की, ये ऑर्बिट को शो कर रही है, तो उसकी वजाहत कैसे करता है। De Broglie hypothesis justifies the second postulate of Bohr theory। तो यानी क्या इसका जिक्र नहीं है, तो इसमें कैसे जस्टिफाई करता है। हम स्टार्ट करते हैं स्टेशनरी वेव से। एक लेते हैं स्ट्रिंग, सपोज करो एक स्ट्रिंग है, उसकी इतनी लेंथ है, उसको दो सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया गया। अगर सेंटर से या कहीं से हम इसको प्लग करें, छोड़ दें, तो उसमें वेव्स डेवलप होंगी, वो ट्रेवल करेंगी एक तरफ दूसरी तरफ, तो दोनों ट्रैवल करते हुए आके टकराएंगी बाउंड्री से, और बाउंड्री के बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों वेव्स रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव सुपरपोज करेंगी, तो नतीजा क्या होगा, स्टेशनरी वेव्स। तो यहाँ से स्टेशनरी वेव्स डेवलप होंगी। ये हम देख सकते हैं कि ये एक स्टेशनरी वेव है। आप समझ लें ब्लू कलर की वेव जो ना वो इधर ट्रैवल कर रही है, इससे टकरा के फिर इधर से यूँ आई, तो इधर वाले इधर, दोनों सुपरपोज करते हैं, तो स्टेशनरी लूप्स डेवलप होते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ स्टेशनरी वेव्स का।
तो एक अगर वेवलेंथ कहें वेव है ना, तो ये ब्लू कलर को निशानदेही कर लें कि ये यहाँ से क्रस्ट है, इधर ये ट्रफ है, इन दोनों के दरमियान जो फासला वो एक वेवलेंथ। इस तरह रेड कलर के लिहाज से ये ट्रफ है तो ये क्रस्ट है, ये एक वेवलेंथ। अब क्या करते हैं, उस स्ट्रिंग को हम बोल्ड का बेंड करके उसको एक सर्कल बना देते हैं। अगर सर्कल बनाएंगे तो ये वाली सिचुएशन सामने होगी, तो ये सर्कल का रेडियस आर हो जाएगा। तो इसी तरह बिल्कुल ये ब्लू क्रस्ट बन गया और ये ट्रफ बन गया, उनके दरमियान वही वेवलेंथ। यहाँ पे n की वैल्यू लिख दी गई है 3 के बराबर। इस तरह रेड का ये ट्रफ है तो ये क्रस्ट है, तो वही वेवलेंथ। तो इस तरह हम ये काउंट कर सकते हैं, ये लूप कितने, इधर लूप कितने। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे शेयर की गई जिसमें n इक्वल टू 6 है, यानी आप n यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो फिर कैसे होगा, वो इसमें ऑर्बिटल्स हैं s p d f, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है s p d f। s जो है वो स्फेरिकल है, p जो है उसके लिहाज से वो डबल शेप में आते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन की मोशन जो ना कुछ इस तरह की होगी। हम ये तो हमने ली थी मिसाल स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी में, कि इलेक्ट्रॉन वो वेव प्रॉपर्टीज शो करता है जब वो मोशन में होगा। मोशन में होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, बल्कि वो इस तरह जिगजैग पाथ में मूव करेगा। हमारी जो ओल्ड थ्योरी उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहिए। जो वेव पार्टिकल डुअलिटी हम साबित कर चुके, तो उसके मुताबिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जहां के भी मूव कर रहा होगा तो इस तरह वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा, वेव फॉर्म में। ये वेव फॉर्म उसकी मुख्तलिफ फॉर्म है। तो n इक्वल टू 3, हम ये भी फार्मूला जानते हैं 2n स्केयर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके मुताबिक उसमें हम देख सकते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, 18, 32, 50, 100। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ स्टेट में मौजूद होंगे, मोशन में होंगे, लेकिन वेव मोशन में होगी, ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगी। लेकिन अगर n6 होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कहाँ कहाँ पे होंगे, किस तरह फॉर्म में मूव कर रहे होंगे, तो ये उसकी स्टेट फॉर्म है। अगर हम कह लें कि ये सर्कुलर फॉर्म है, तो फिर उसके लिए हम देखते हैं कि L जो है ना, वही जो लेंथ है, जितनी हमने यहाँ पे लेंथ ली हुई है, वो लेंथ बन जाएगी सर्कमफेरेंस उसके लिए। और सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r के बराबर, ये इसकी लेंथ होगी। इससे पहले हम कह चुके हैं कि लेंथ, ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा है, L इक्वल टू n लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ जो है ना, उसकी लेंथ होगी। ये भी उसी स्ट्रिंग की लेंथ है, और यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में भी उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है। तो दोनों का अगर हम मैच करेंगे, दोनों चूंकि L को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r, तो लैम्डा इसमें हो जाएगा 2 पाई r ओवर n। तो हम ये रिलेशन यहीं पे रख लेते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहाँ इस्तेमाल हुआ, कैसे पता चला कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इसमें हेल्प करता है। तो ये इसका रिलेशन हम जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, और p की वैल्यू है mv। अब ये भी लैम्डा, ये डी ब्रोगली से, ये भी लैम्डा जो अभी हमने सपोजिशन की उससे वेवलेंथ निकाली, दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा mv इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, जो कि सेकंड पोस्टुलेट है। तो बोर थ्योरी के हवाले से इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज।